हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन यादव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्काई टीचिंग एकेडमी पर। पिछली वीडियो में हमने रफी उद दौला तक पढ़ा था, जो मुगल वंश का जो इससे पहले का शासक था वहां तक। तो उसकी जो हम बता रहे थे लास्ट डेट, जो उसका शासनकाल का टाइम पीरियड था, वो 6 जून से लेकर सितंबर तक था। ठीक है, ये याद रखिएगा आप। ये टाइम पीरियड था उसका, वो पे हमने सितंबर से शायद शुरू कर दिया था। खैर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं था, लेकिन ये गलती हुई थी तो इसको सुधार लीजिएगा। अब बात करते हैं आगे मोहम्मद शाह रंगीला की। तो ये जो मोहम्मद शाह रंगीला है, इसके टाइम पीरियड की कुछ मुख्य मुख्य घटनाओं की बात हमको करनी है। बहुत ज़्यादा तो इनकी कोई उपलब्धियां तो नहीं है, तो देखते हैं इन्होंने क्या क्या काम किए। मोहम्मद शाह रंगीला भी सैयद बंधुओं की मदद से ही गद्दी पर बैठा था, लेकिन ये जानता था कि अगर सैयद बंधु रहेंगे तो मेरे लिए खतरा है। तो ये अमीन खां और निजामुल मुल्क और साथ ही साथ सादत खां की मदद से सैयद बंधुओं को निपटा देता है। तो इन व्यक्तियों के आगे प्रभाव रहेंगे, नाम याद रखिएगा। तो ये मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड में पहले तो नवाब जो वजीर बनता है वो अमीन खां बनता है प्रारंभ में। अमीन खां, इस नाम को आप याद रखिएगा, ये वजीर बनता है इसके टाइम पीरियड में। ठीक है, और जब ये गद्दी पे बैठ जाता है, इसके बाद की बात करते हैं। फिर ये सबसे पहले सैयद बंधुओं को निपटाते हैं सब लोग मिलकर। निजामुल मुल्क, सादत खां, पहला काम क्या है, सैयद बंधुओं की हत्या हो जाती है इस समय में। की हत्या। अब इसके टाइम पीरियड से ही भारत में जो मुगल वंश है उसका पतन बहुत तीव्र गति से होना शुरू हो जाता है। सैयद बंधुओं की हत्या होती है, उसके बाद में जो अमीर रहते हैं उनको भी थोड़ा सा अपने लिए खतरा महसूस होता है। कहते हैं कि अब तो यहाँ दरबारियों की भी हत्या हो रही है, राजाओं की भी हत्या हो रही है। तो क्या होता है, जो निजामुल मुल्क रहता है और सादत खां, वो इसके बहुत ज्यादा करीबी होते हैं दोनों। तो और निजामुल मुल्क जो है ये तुरानी गुट का सदस्य होता है, याद रखिएगा। तो ये निजामुल मुल्क जो है ये जाता है दक्षिण में, और दक्षिण में हैदराबाद, आपने कर्नाटक में पढ़ा होगा, कर्नाटक युद्धों में हमने बताया था हैदराबाद को, तो बहुत ज्यादा ऊपर तक पहुंचा दिया हमने इसको। तो हैदराबाद की जाके नींव रखता है जाके दक्षिण में। हैदराबाद राज्य की स्थापना किसने करी, निजामुल मुल्क ने। और इसका एक अन्य नाम हमने वहां पे आपको बताया था, चिनकिलिच खां। चिनकिलिच खां, तो ये निजामुल मुल्क या फिर चिनकिलिच खां जो है इसके टाइम पीरियड में हैदराबाद की नींव रखता है। यहां से बहुत सारे राज्य इस रंगीला के टाइम पीरियड में अलग होने लगते हैं। इसको रंगीला नाम की उपाधि दी जाती है, लेकिन इसका जो मेन नाम रहता है कि रोशन अख्तर रहता है। रोशन अख्तर, तो ये रोशन अख्तर नाम होता है इसका। बड़े ही रंगीन मिजाज का व्यक्ति होता है, ये अय्याश टाइप का व्यक्ति होता है, लेकिन गद्दी पे बैठा देते हैं सैयद बंधु, फिर भुगतते हैं इंजाम, खुद को भी उनको भी निपटा देता है। तो बात करेंगे 18 वर्ष की अवस्था में बैठ गया था ये गद्दी पर। तो चिनकिलिच खां जो है इसके टाइम पीरियड में हैदराबाद की स्थापना करता है, और कर्नाटक जो स्थापित होता है उस कर्नाटक राज्य की स्थापना करता है सादत अल्लाह खां। ये वो सादत खां नहीं है, ये सादत उल्ला खां है। सादत उल्ला खां, सादत उल्ला खां, ये एक अन्य व्यक्ति रहता है जो कर्नाटक की स्थापना करता है इसी के टाइम पीरियड में, सादत उल्ला खां। इन राज्यों को आप अच्छे से समझ लीजिए, 18वीं सदी में इनका बहुत योगदान है। जब अंग्रेजों का इतिहास आप आगे पढ़ेंगे तो कर्नाटक की स्थापना सादत उल्ला खां, और चिनकिलिच खां जो है इसी के टाइम पीरियड में हैदराबाद की स्थापना करता है। और साथ ही साथ बंगाल बिहार जो क्षेत्र है वो भी आजाद हो जाता है, और बंगाल की स्थापना करता है मुर्शिद कुली खां। मुर्शिद कुली खां, इन राज्यों को हम अलग से भी पढ़ेंगे, इसीलिए हम आपको यहाँ पे बताते हैं ये कब बने थे। तो मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम पीरियड में ये सारे अलग होना शुरू हो गए थे। मुर्शिद कुली खां बंगाल की स्थापना करता है, और अवध राज्य जो है उसकी स्थापना करता है सादत खां। लखनऊ वाला जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, इस राज्य की स्थापना करता है सादत खां। सादत खां, तो सादत खां और सादत उल्ला खां अलग अलग हैं, याद रखिएगा। अवध की स्थापना हो गई, बंगाल की भी स्थापना इसी के टाइम पीरियड में हो गई, और कर्नाटक और हैदराबाद की भी स्थापना इसी के टाइम पीरियड में हो गई। इतने सारे राज्य इसके टाइम पीरियड में ये अलग होते हैं। उसके साथ साथ कई सारे स्वतंत्र राज्य यहाँ पे छोटे छोटे रहते हैं राजपूताना के। उनमें से 2 प्रमुख हैं, आप जानते हैं, आमेर और उसके अलावा मारवाड़। तो मारवाड़ जो है वहां पे अजीत सिंह यहाँ के शासक थे, वो वाला क्षेत्र, जोधपुर वाला रीजन, और आमेर, ये बहुत सारे छोटे छोटे यहाँ पे राज्य रहते हैं। इसके अलावा जितना भी बंगाल बिहार उड़ीसा है सब टुकड़ों में बट गया इसके टाइम में। इधर पंजाब वाला क्षेत्र,
जो अब बात करेंगे इतने टुकड़े होने के बाद, ये तो इसके टाइम पीरियड में मुगल वंश की पतन की शुरुआत हो गई, तीव्र गति से मुगल शासन टूटने लगता है। और इसके बाद इसके टाइम पीरियड की एक बहुत प्रमुख घटना है, उसकी बात अब हम करेंगे। इसके समय में नादिर शाह का हमला हुआ था। ये नादिर शाह कौन था, थोड़ी सी इसकी बात कर लेते हैं। नादिर शाह, ये हमला 1739 में होता है, याद रखिएगा सन। तो नादिर शाह जो है, ये फारस, जो ईरान है इस तरफ भारत के, वहां का शासक होता है, ईरान का, ईरान या फारस, वहां का शासक ही रहता है, फारस कहते थे उस समय, नादिर शाह। इसका क्या रोल होता है, क्यों हमला होता है, इसके पीछे दो रीजन है। कुछ विद्वान ये कहते हैं, कुछ विद्वानों का ऐसा मानना है कि ये लूट के उद्देश्य से भारत आता है, लूटने के उद्देश्य से। लेकिन एक कारण और भी रहता है तात्कालिक, उसकी बात कर लेते हैं। जो यहाँ अफगानिस्तान रहता है, वहां पे उस समय भारत का ही काबुल तक शासन था, और उसके नीचे कांधार पड़ता था, और कांधार में ये हमला करता है नादिर शाह उस पीरियड में। और इससे ईरान से बहुत अच्छे संबंध होते हैं पुराने समय में मुगलों के, लेकिन मोहम्मद शाह रंगीला, जैसा कि ये व्यक्ति था रंगीला, तो ये अपने में ही मस्त रहता था। इसके टाइम पीरियड में संबंध खराब होते हैं, तो उसकी बात करेंगे। तो नादिर शाह जो है हमला करता है कंधार पर, और ये कहता है कि दूत भेजता है मोहम्मद शाह रंगीला के दरबार में कि इनको शरण नहीं मिलनी चाहिए कंधार वालों को। तो कंधार वाले भागकर काबुल में शरण ले लेते हैं उसी पीरियड में। तो बस इस बात से ये खफा होता है, और दूसरा इसका रीजन रहता है भारत को लूटना। इन दो मकसदों से नादिर शाह का हमला 1739 में भारत में होता है। तो ये जो हमला होता है, ये 24 फरवरी को इसका युद्ध, एक युद्ध होता है, करनाल में पहुंच जाता है ये छोटी सी सेना लेकर। 24 फरवरी 1739 में करनाल का युद्ध होता है, याद रखिएगा, करनाल का युद्ध, ये इसके टाइम पीरियड में हुआ है। तो जब ये पहुंचता है, ये लोग अलग जरूर हो गए थे इससे, लेकिन इसके बहुत ज्यादा विश्वास पात्र थे और इनको बहुत मानता था मोहम्मद शाह रंगीला। तो जब करनाल में युद्ध होता है नादिर शाह से, तो ये इन्हीं लोगों को बुलाता है, सादत खां, चिनकिलीच खां, अमीन खां और खाने दौरान नाम का इसका एक मीर बख्शी या सेनापति रहता है। तो इस करनाल के युद्ध में खाने दौरान मारा जाता है, और महज 3 घंटे में मुगल बादशाह को तहस नहस करके नादिर शाह जो है इस युद्ध को खत्म कर देता है। खाने दौरान मारा जाता है इसका सेनापति, और सादत खां और मोहम्मद शाह रंगीला को बंदी बना लेता है। मुगल बादशाह बंदी हो जाते हैं नादिर शाह के। तब फिर मोहम्मद शाह रंगीला के कहने पर जो चिनकिलीच खां है, ये भी उस समय करनाल में ही होता है, तो इस चिनकिलीच खां या निजामुल मुल्क, ये जो है मध्यस्थता करता है फिर इस युद्ध में, दूत की भूमिका निभाता है, और नादिर शाह से बात करता है छुड़वाने के लिए मोहम्मद शाह रंगीला को। तो नादिर शाह से कहता है कि हम आपको 50 लाख रुपए देंगे, और आप जो है भारत छोड़ दीजिए, और हमारे मोहम्मद शाह रंगीला को भी छोड़ दीजिए। तो रंगीला को छुड़वाने के लिए 50 लाख रुपए देने की बात होती है, और ये भी किस्तों में दिए जाने की बात होती है। कहते हैं कि 10 लाख 20 लाख नगद ले लीजिएगा, 10 लाख दिल्ली में, 10 लाख काबुल में, और 10 लाख भारत छोड़ते हुए ले लेना। तो ये जो है भारत के अंदर ही आपको दे दिए जाएंगे भारत छोड़ने से पहले, लेकिन 50 लाख रुपए का सौदा यहाँ पर होता है। आगे बात होती है, ये सौदा हो गया था और ये जा रहा था, कि काबुल पहुंच जाता है। और सादत खां जो होता है, ये रहता है ईरानी गुट का, और ये जो चिनकिलीच खां होता है, ये तुरानी गुट का होता है। तो इन दोनों की आपस में कुछ खास बन नहीं रही होती है। तो पद जो मीर बख्शी का खाली होता है इसी दौरान, इस युद्ध के बाद खाने दौरान मारा जाता है, तो चिनकिलीच खां को मीर बख्शी का पद ऑफर कर देते हैं मोहम्मद शाह रंगीला, मीर बख्शी बना देते हैं। ये चिढ़ जाता है सादत खां। ये क्या हरकत करता है, ये कहता है नादिर शाह से, ये इसने बहुत सस्ते में सौदा करा दिया आपको, आप दिल्ली पे हमला करो, या मतलब हम समझौता कराते तो आपको करोड़ों रुपए दिलवाते, 20 करोड़ रुपए दिलवाते। तो नादिर शाह क्या करता है, इतनी बात पे इसकी सादत खां की दिल्ली पे पुनः हमला करता है। कहता है सादत खां कह रहा है 20 करोड़ मिलेंगे दिल्ली पे हमला करो, तो चलो दिल्ली पे हमला कर दे। भाई ये वापस आ जाता है, ये दोबारा वापस हमला कर देता है, और आते आते 20 मार्च तक दिल्ली पे अधिकार कर लेता है आके। फिर दोबारा 20 मार्च में 1739 में ये दिल्ली पे अधिकार कर लेता है आके दोबारा नादिर शाह, और कहते हैं कि 57 दिन तक दिल्ली में रहता है। इसी दौरान होता क्या है, 22 मार्च को एक अफवाह फैल जाती है कि नादिर शाह मारा गया। नादिर शाह मारा गया, नादिर शाह गुस्सा जाता है इस बात से, और कत्लेआम शुरू कर देता है। लगता है हमारे साथ धोखा हो रहा है। और सादत खां तो आता नहीं, क्योंकि सादत खां ने बुलाया होता है, कहता पोल खुल जाएगी हम जाएंगे। तो ये 22 मार्च को कत्लेआम मचा देता है नादिर शाह दिल्ली में, करीब 30,000 लोग मारे जाते हैं। इनको बुलाता है सादत खां को, कहता है आओ मैं तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देंगे अगर 20 करोड़ नहीं मिले तो। अब ये पोल खुलने के डर से सादत खां आता तो है नहीं, जहर खा लेता है, जहर खा के मर जाता है सादत खां इसी दौरान। और इसका जो बेटा होता है सफदरजंग, फिर वो अवध का नवाब बनता है बाद में, सफदरजंग। तो उसको गद्दी पे बिठाता है नादिर शाह, और उससे फिर 2 करोड़ रुपए वसूलता है सफदरजंग से।
2 करोड़ रुपए उससे लेता है। और नादिर शाह यहाँ दिल्ली से तख्ते ताउज, जिसमें कोहिनूर जड़ा था, उस तख्ते ताउज को भी अपने साथ ले जाता है ईरान, और साथ में जितनी भी लूटपाट मचानी होती है भयंकर मचाता है। कहते हैं लगभग 70 करोड़ के आसपास उसको फिर प्रॉफिट होता है यहाँ से। इतना मतलब जो है अंदाजा लगाया जाता है कि इतना प्रॉफिट लेके ये नादिर शाह यहाँ से चला जाता है ईरान वापस। लेकिन इस हमले ने मुगल वंश की एकदम पोल खोल के रख दी। कहते हैं ना, खुली मुट्ठी खाक की और बंद मुट्ठी लाख की। तो जब इनकी पोल खुल जाती है, इसके बाद यहाँ से पश्चिमोत्तर सीमाओं से खूब धनाधन आक्रमण होना शुरू हो जाते हैं। फिर अहमद शाह अब्दाली इसके बाद जो अफगान शासक रहता है, वो भी 1748 में इसी के टाइम पीरियड में पहला हमला करता है। अगर पूछा जाए कि अहमद शाह अब्दाली का पहला हमला किसके समय में हुआ, तो वो मोहम्मद शाह रंगीला के समय में हुआ। और अगर बात करें तो वो किताबों में कई जगह पे नहीं भी है, उल्टा सीधा भी लिखा है। मतलब कहने का पहला हमला इसके टाइम पीरियड में हुआ। बाकी जो हमले हैं 7 में से बाकी 6-7 हमले जो हैं वो अहमद शाह के टाइम पीरियड में हुए। ये बात क्लियर रखिएगा। अगर पूछा जाए पहला हमला नादिर शाह उसका अहमद शाह अब्दाली का कब हुआ, तो वो मोहम्मद शाह के टाइम पीरियड में ही हुआ था। थोड़ी सी उसकी भी बात कर लेते हैं। तो 1748 में अहमद शाह अब्दाली का जो हमला होता है, अहमद शाह अब्दाली को दुर्रे दुर्रानी के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा, दुर्रे दुर्रानी। ये दुर्रे दुर्रानी का मतलब होता है युग का मोती, युग का मोती। तो ये इसका नाम रहता है। ये अफगान शासक होता है और ये अफगानी शासक हमला करता है पश्चिमोत्तर सीमा से फिर भारत में। और इसके टाइम पीरियड में 1748 में जो है शासक यही होता है पहले हमले के टाइम पे, मोहम्मद शाह रंगीला। इतनी बात आपको याद रखनी है, यहाँ पे पहला हमला इसके टाइम पीरियड में होता है। अच्छा, अब इसके बाद बात करेंगे कि मोहम्मद शाह रंगीला के मरने के बाद फिर क्या होता है। तो मोहम्मद शाह रंगीला जब मौत हो जाती है तो इसका एक बेटा रहता है जिसका नाम होता है, इसका एकमात्र बेटा होता है अहमद शाह। अहमद शाह ये एक नर्तकी से होता है उत्पन्न, क्योंकि बता ही दिया रंगील मिजाज का आदमी था, नर्तकी से शादी भी कर लेता है बाद में। तो ये अहमद शाह जो है नर्तकी से उत्पन्न होता है, ये बाद में गद्दी पे बैठता है। तो अहमद शाह जो है 1748 से 1754 तक शासन करेगा। अब आगे तो अब इसकी बात करेंगे अहमद शाह की। इसके टाइम पीरियड की यही मुख्य घटना है कि मोहम्मद शाह रंगीला की। इसको रोशन अख्तर नाम से भी जानते हैं, रंगीला इसकी उपाधि थी, ये बात आप याद रखिएगा। अब आगे बात करेंगे अहमद शाह की। अब ये अहमद शाह जो था ये भी कम रंगीन मिजाज नहीं था, अपने पिता से बढ़ के था। इसकी भी बात कर लेते हैं। अहमद शाह जो था, कहते हैं इसको इसके दरबार में एक हिजड़ा था, वो इसको बहुत प्रिय था, जिसका नाम था जावेद खान। जावेद खान जो है इसके टाइम में दरबारी नेता बन जाता है। जावेद खान नाम का एक हिजड़ा रहता है, ये जो है समझ लीजिए दरबार का नेता बन जाता है, मुख्य आदमी हो जाता है इसके समय में, अहमद शाह के टाइम में। तो होता क्या है, इसके टाइम पीरियड में एक ऊधम बाई नाम की राजमाता रहती है, राजमाता ऊधम बाई। ऊधम बाई, इनको किबलाए आजम की उपाधि मिली हुई है, याद रखिएगा, किबलाए आजम। ये पूरा राजपाट देखती है थोड़े समय तक। तो किबलाए आजम की उपाधि इनको मिली होती है, ऊधम बाई इनको राजमाता होती है ये इनको। तो होता क्या है, कुछ समय बाद जावेद खान जो ये नेता बना हुआ होता है दरबार का, एक तरीके से वजीर का सारा काम कर रहा होता है, वजीर होता है, तो इसकी हत्या सफदरजंग करवा देता है अवध का नवाब। सफदरजंग जो है इसकी हत्या करवा देता है। इसकी हत्या हो जाती है जावेद खान की, सफदरजंग द्वारा इसकी हत्या करा दी जाती है। तो जो यहाँ पे नवाब बैठता है, फिर जो वजीर बनता है उसका नाम होता है इमादुल मुल्क। इमादुल मुल्क। अब वजीर कौन बनेगा इसके टाइम पीरियड में? इमादुल मुल्क। इमादुल मुल्क ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, ये भी आगे चल के कई सारे कांड करेगा इमादुल मुल्क, तो इसको याद रखिएगा। ये इमादुल मुल्क ही आगे चल के अहमद शाह की हत्या करवा देता है। अहमद शाह खान लिख दिया है, अहमद शाह। इसका टाइम पीरियड आपको बताया था, 1748 से लेकर 1754 तक ये गद्दी पे रहता है, ठीक है। तो इमादुल मुल्क जो है इसकी हत्या करवा देता है। इसी गाजीउद्दीन इमादुल मुल्क ने अहमद शाह की हत्या तो की और उसको इस बात गद्दी पे बिठा दिया। गाजीउद्दीन इमादुल मुल्क ने गद्दी पे बिठाया आलमगीर द्वितीय को। ये आलमगीर द्वितीय जो है सेकंड, ये पुत्र है जहांदार शाह का। जहांदार शाह जिसको आपने शुरुआत में लंपट मूर्ख के नाम से पढ़ा है, जहांदार शाह,
इसका बेटा रहता है आलमगीर द्वितीय, इसको गद्दी पे बिठा देता है 1754 में, और ये 1758 तक फिर गद्दी पर रहता है, याद रखिएगा। 1754 से 1758 तक आलमगीर द्वितीय जो है ये गद्दी पर बैठता है। और इसी के टाइम पीरियड में आप देख रहे होंगे 58 लिखा हुआ है, तो 1757 में प्लासी का प्रमुख युद्ध हुआ था, याद रखिएगा, जहांदार शाह का बेटा था। प्लासी का युद्ध इसके टाइम पीरियड में हुआ, यही एक मुख्य घटना इसके टाइम की याद रखने लायक है, प्लासी का युद्ध 1757 में इसी के टाइम पीरियड पे हुआ था। ठीक है, प्लासी के युद्ध को हम अलग से भी समझेंगे पूरा विधिवत तरीके से, लेकिन अभी आप इतना याद रखिए कि प्लासी का युद्ध आलमगीर द्वितीय के समय में हुआ। अब इसके बाद बात करते हैं, इस आलमगीर द्वितीय को भी इमादुल मुल्क ही मार देता है। इमादुल मुल्क जो है, गाजीउद्दीन इमादुल मुल्क, ये आलमगीर द्वितीय को भी मार देता है। और आलमगीर द्वितीय को मारने के बाद जब आलमगीर द्वितीय की हत्या होती है, उस समय इसका बेटा रहता है अली गौहर, वो जो है बिहार में होता है। तो बिहार में जब अली गौहर होता है तो वो अपने आप को वहां राजा घोषित करता है, और इमादुल मुल्क क्या करता है, मुहीउल मिल्लर जो कि कामबख्श का पोता है, कामबख्श का नाम आपने सुना है, कामबख्श जो कि औरंगजेब का ही पुत्र था, उसका एक पोता होता है, वो पोता रहता है मुहीउल मिल्लर, मुहीउल मिल्लर। इस मुहीउल मिल्लर को इमादुल मुल्क इधर बैठा देता है शाहजहां तृतीय के नाम से, शाहजहां तृतीय के नाम से गद्दी पे बिठा देता है 1758 में। आपको हमने ऊपर बताया था कि आलमगीर द्वितीय का कब से कब तक है, 1754 से लेकर 1758 तक, ये आलमगीर द्वितीय है। और इसके बाद मुहीउल मिल्लर गद्दी पे बैठता है, शाहजहां तृतीय की उपाधि धारण करता है 1758 में। इसका पुत्र जो अली गौहर है, वो इसकी मौत के समय इमादुल मुल्क इसको मारता है, तो वो बिहार में होता है। तो फिर होता क्या है, वो बिहार में अपने आप को राजा घोषित कर देता है। थोड़े दिन तक तो ये शासन में रहता है मुहीउल मिल्लर शाहजहां तृतीय। इसके बाद मराठों का संरक्षण प्राप्त होता है शाह आलम द्वितीय को, और वो फिर जैसे तैसे शाह आलम द्वितीय गद्दी पर बैठेगा। उसकी बात करते हैं, पहले शाह आलम द्वितीय की डेट डाल देते हैं। 1759 या 58 दो तारीखें दी रहती हैं अलग अलग किताबों में, वैसे यहाँ पे हम 59 मानेंगे। शाह आलम द्वितीय, द्वितीय क्यों कहा, क्योंकि शाह आलम हम बहादुर शाह प्रथम को भी बोलते थे, ठीक है, उनका भी नाम शाह आलम है। तो शाह आलम द्वितीय जो है ये 1759 में गद्दी पे बैठता है और 1806 तक रहता है। इसके टाइम पीरियड को समझेंगे, इसके बीच में क्या क्या होता है। शाहजहां तृतीय आए और गए, मुहीउल मिल्लर इमादुल मुल्क ने जिनको बिठाया था। तो अब बात करेंगे इनकी, शाह आलम द्वितीय की। शाह आलम द्वितीय को 72 में अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त होता है। ये टाइम पीरियड होता है 1772। इस टाइम पीरियड में इनको अंग्रेजों का संरक्षण प्राप्त होता है। अंग्रेजों के संरक्षण से ये आते हैं, फिर बाद में इनको मराठे संरक्षण प्रदान करते हैं। मराठों के संरक्षण में थोड़े टाइम पीरियड तक रहते हैं, लेकिन होता क्या है, 1788 में इनका एक गुलाम कादिर नाम का एक रहता है अमीर, वो इनकी आंखें फोड़ देता है। गुलाम कादिर अंधा बना दिया इनको। यही बस इनके साथ एक घटना होती है, दुर्घटना। और इसके बाद 1803 में जब दौलत राव सिंधिया को अंग्रेज परास्त कर देते हैं, तो उसके बाद ये अंग्रेजों के संरक्षण में चले जाते हैं। और फिर यहां से जो है मुगल बादशाह अंग्रेजों के पेंशनर मात्र बन के रह जाते हैं शाह आलम के टाइम पीरियड से ही। और इनके टाइम की एक घटना और आप महत्वपूर्ण याद रखिएगा, आप देख रहे होंगे यहाँ पे टाइम पीरियड फंस रहा है 1764। इस टाइम पे बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध इसके समय में ही हुआ था, उसको भी हम अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो बक्सर का युद्ध इसके टाइम पीरियड में हुआ था, ये याद रखिएगा। 1788 में गुलाम कादिर ने उसको अंधा बना दिया, बाद में 1803 में ये अंग्रेजों के संरक्षण में चला गया, और वहीं से फिर जितने भी मुगल बादशाह हुए वो अंग्रेजों के पेंशनर बन के रह गए। आगे की बात करते हैं, अकबर आएंगे, अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय, इनका टाइम पीरियड 1806 से लेकर 1837 तक है, ठीक है। 1806 से 1837 तक ये गद्दी पे रहते हैं। और इनके टाइम पीरियड का केवल एक घटना मुझको बहुत अच्छे से याद है कि ब्रिटिश रेजिडेंट जो होता है इनको सलाम करने से मना कर देता है, इनके आने पर दरबार में खड़े होने से मना कर देता है, और इनको फिर बाद में अपनी पेंशन के लिए भी जूझना पड़ता है। ये दशा आ जाती है, अपनी पेंशन के लिए राजा राम मोहन राय को भेजते हैं, राजा
राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो है यही देता है, ठीक है। राजा राम मोहन राय इनकी पेंशन के लिए जाते हैं, पेंशन बढ़वाने के लिए ब्रिटिश भेजता है लंदन इनको, राजा राम मोहन राय को। ये किस्सा इनके टाइम पीरियड का एक फेमस है। और ब्रिटिश रेजिडेंट जो है इनको सलाम करने से मना कर देता है, कहता है तुम नाम के बादशाह हो, काहे का तुमको सलाम करें। ये पेंशनर बन के रह जाते हैं। इसके आगे कुछ खास बताने के इनके टाइम पीरियड में है नहीं, तो बात खत्म करते हैं इनकी। अब इसके बाद अकबर द्वितीय के बाद आते हैं अपने जफर भाई, बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, जफर इनकी उपाधि थी क्योंकि ये जो है जफर के नाम से शायरियां लिखा करते थे, जफर नाम से, ठीक है। बहादुर शाह जफर। तो इनका टाइम पीरियड जो है वो है 1837 से 1858, 1837 से 57, क्योंकि 1858 में तो ये की मृत्यु हो जाती है, 62 में मृत्यु होती है, सॉरी। ये 57 तक रहते हैं, 57 में हटा दिए जाते हैं, फिर 58 से अंग्रेज शासन चालू हो जाता है महारानी एलिजाबेथ के निर्णय के अनुसार। तो ये 1837 से 1857 तक रहे हैं। इनका कुछ खास योगदान नहीं है, रहते हैं गद्दी पर, किसी काम के नहीं होते हैं, शेर व शायरी करते रहते हैं। एक किस्सा बड़ा फेमस है इनके बारे में, लड़ते हुए दो धोबी इनके वहां पहुंच जाते हैं दरबार में, कहते हैं समाधान करो, तो कहते हैं मेरी रियासत जो है लाल किले के अंदर तक है, बस उसके बाहर मेरा कुछ भी नहीं। तो इनका ये हाल था, शेर व शायरी करते रहते हैं। अंत में 1862 में ये रंगून में इनको निर्वासित करके रंगून भेज दिया जाता है। 1857 का जो विद्रोह होता है, आप इसको अलग से पढ़ेंगे। 1857 के विद्रोह के बाद इनको यहां से निर्वासित करके रंगून भेज दिया जाता है। आरोप लगाया जाता है कि आपने इसमें हिस्सा लिया और इनके नाम से ही 1857 का विद्रोह किया गया था। तो 1857 में इनको रंगून भेज दिया जाता है जो बर्मा में है, और वहीं पे इनकी मृत्यु हो जाती है 1862 में। फिर 1862 में इनकी मृत्यु हो जाती है और 1858 से महारानी एलिजाबेथ का शासन यहाँ चलना शुरू हो जाता है, मतलब अंग्रेजों का शासन यहाँ लागू हो जाता है। फिर तो ये रहता है, आपने पढ़ा मुगलों को कितना निकम्मे थे और किस तरह से इनका रहा इतिहास। अब ये पढ़ना भी जरूरी था क्योंकि ये बेस है, आगे का हम आपको इन्हीं के आधार पर पढ़ाएंगे। तो हमारी वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब और शेयर भी कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।